नई बहू का जादुई किचन। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, 'ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही किचन इतना सुंदर और चमकता कैसे हो गया?' 'ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही किचन इतना सुंदर और चमकता कैसे हो गया?' 'ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही किचन इतना सुंदर और चमकता कैसे हो गया?'
बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अजी क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम? अभी तक तैयार नहीं हुए? पता तो है ना माँ को देर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरे थोड़ा सा सब्र रखो, बस अभी आता हूँ। जब देखो इसी तरह टॉयलेट में घुसने के बाद टाइम लगाते रहते हो। अरे कौन इतना टाइम लगाता है? कुछ ही देर में अर्जुन पूनम के साथ मिलकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसके चारों भाई और उसकी चारों भाभियाँ इंतजार कर रही होती हैं। वे सभी मिलकर अपनी पत्नियों के घर पर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें खाने पर इनवाइट किया होता है। चलो चलो जल्दी से, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी और फिर हमारे साथ हमारे प्रभु चिल्लाएगी।
वो सभी घर से निकलकर अर्चना के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अर्चना अपने पांचों दामादों को देखती है वह खुशी से फूले नहीं समाती। अरे वाह, क्या बात है, मेरे पांचों दामाद कितनी बढ़िया दिख रहे हैं। चलो चलो अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। अर्चना ने अपने दामादों की पसंद का सारा खाना बना रखा था, जिसकी खुशबू सूंघते ही पांचों खुशी से कहते हैं, अरे वाह माँ जी, क्या बात है, हमारे आने की खुशी में आपने हमारी पसंद का खाना बनाया हुआ है। मुझे तो दूर से ही खुशबू आ गई। और मुझे तो पनीर की खुशबू आ रही है। लगता है माँ जी ने मेरी पसंद का शाही पनीर भी बनाकर रखा है। अरे माँ जी, जब से हमारी पत्नियों को ये पता चला है कि आपने हमें दावत पर बुलाया है, इन्होंने तो सुबह से हमें कुछ भी नहीं खिलाया। एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हिमांशु की बात सुनते ही अर्चना जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। वो चारों खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सभी हंसी खुशी खाना खाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है, जिसके बाद अर्जुन अपनी सास अर्चना से कहता है, अच्छा माँ जी, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन शाम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। अर्चना अपनी पांचों बेटी और पांचों दामादों को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। तभी कुछ गुंडे बाइक पर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और जैसे ही वह अर्चना की पांचों बेटियों को देखते हैं, वह गुंडे अर्चना की बेटियों को देखकर झाड़ने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या मन चली है, कमर तो देखो बिल्कुल 28 है। अरे चलो चलो, इन कम सिनकलियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, डिस्को में अच्छा डांस करेंगी। क्या बात है, तूने तो बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आजकल डिस्को में ऐसी लड़कियां कम आती हैं। चल तो बिठा लेते हैं एक एक को अपने पीछे। उन गुंडों का ये बर्ताव देखकर अर्चना कहती है, अरे दामाद जी, तुम सभी अपनी पत्नियों की ऐसी बेइज्जती कैसे सहन कर सकते हो? अरे इन तीनों को मसल के रख दो, तुम 5 हो और वो 3, जमकर पिटाई करो उन तीनों की। अर्चना के इतना कहते ही अर्जुन, मुकेश, चिराग, गोविंद और हिमांशु को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वह पांचों उन तीनों गुंडों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन सब में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो तीनों गुंडे अर्जुन, मुकेश, चिराग और हिमांशु के बाल पकड़ लेते हैं। जैसे ही वह उनके बाल पकड़ते हैं, उन पांचों की नकली विग निकलकर उनके हाथों में आ जाती है, जिसे देखते ही वो तीनों गुंडे हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। क्या इनके सर पर तो नकली बाल हैं और ये तो टकले टकले। आजा तेरी खोपड़ी में तेल लगाऊं और साथ में तेरा टकला बजाऊं। गंजे पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल, आधा पानी आधा तेल। वह तीनों गुंडे अर्चना के पांचों दामाद का मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखकर अर्चना को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह गुंडे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्चना गुस्से से अपने दामादों से कहती है, मेरे पांचों के पांचों दामाद गंजे हैं, इतना बड़ा राज तुमने मुझसे कैसे छुपाया? दरअसल माँ जी, हम ये राज छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अरे कैसी मजबूरी, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने धोखे से मेरी बेटियों से शादी कर ली। मैं तो अपनी बेटियों को एक ही घर में इसलिए भेजना चाहती थी ताकि वह पांचों एक साथ खुश रहें, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम पांचों ही इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। अब मैं गंजे पतियों के साथ अपनी खूबसूरत बेटियों को कैसे भेज सकती हूँ? आज से हमारा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अर्चना ऐसा कहकर अपनी पांचों बेटियों को अपने घर में वापस ले जाती है और दरवाजा लगा देती है। वह पांचों बेचारे बाहर खड़े रह जाते हैं। अब हम लोग क्या करें, माँ जी ने तो हमसे हमारी पत्नियां ही छीन ली। वैसे तो ये हकीकत कभी न कभी उन्हें पता चल ही जाती। क्या हमारी पत्नी अब हमारा साथ छोड़ देंगी? अब हमारे आगे क्या होगा? बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमारी शादी हुई थी, अब हम क्या करेंगे? 2 हफ्ते बाद अमेरिका से मॉम डैड हमारी पत्नियों से मिलने के लिए वापस आ रहे हैं। अब हम उन्हें क्या बताएंगे? चलो घर चलते हैं, इसके बारे में हम सभी को मिलकर घर पर सोचना होगा। वह बेचारे बहुत ही मायूस हो जाते हैं, जिसके बाद वह पांचों वापस घर लौट आते हैं। उनके पास इतना सारा पैसा और इतना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की पांचों बेटियां उसके सामने रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है। हम पांचों बहनों से आखिर हमने ऐसा क्या किया था जो तुमने हमारे नसीब में गंजे टकले पति लिखे?
आज मुझे पता चला कि मेरे वाले हमेशा टॉयलेट में इतना समय क्यों लगाते थे। इसका मतलब ये आधे घंटे तक अपने नकली बालों को ही सेट करते रहते थे। मुझे तो यकीन नहीं होता, जिन पतियों के साथ हम पूरे 2 साल से रह रहे उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा किया। अरे हमारे पति गंजे टकले और हमें कानों कान खबर नहीं लगी। बस बहुत हुआ, मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। मैं एक गंजे टकले पति के साथ नहीं रह सकती। अरे हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन गंजे पतियों के साथ रहने की। मुझे तो लगा था कि मेरे दामाद कितने शरीफ और नेक हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे दामाद गंजे हैं। माँ, आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों हमें धोखे में रखा? ये बात वो हमें पहले भी तो बता सकते थे। अरे पहले बता दिया होता तो मैं उन 5 गंजों की शादी तुमसे थोड़ी ना करवाने देती। अर्चना अपने दामादों के गंजे होने पर बहुत गुस्सा होती है। वहीं वह पांचों बहुत परेशान होती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन अर्चना अपनी बेटियों को अपने दामादों के पास भेजती ही नहीं है। बेचारे अर्जुन, मुकेश, चिराग, गोविंद और हिमांशु अपनी पत्नियों को वापस लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सास उनकी एक नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ उन पांचों के माता पिता अमेरिका से उनके पास आ जाते हैं और उन पांचों को मायूस देखकर उनसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ? तुम 5 इतने मायूस क्यों हो? तुम्हें हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं है क्या? कहीं हम दोनों ने यहाँ आकर तुम पांचों को तुम्हारी वाइफ के साथ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और ही है। चिराग अपने माता पिता को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता तुरंत अर्चना के घर पर उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए समधन जी, मैं जानती हूँ ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारे बेटों की गलती नहीं है। दरअसल ये बात मैंने ही आपसे छुपाई थी। मेरे बेटे तो आपको शादी से पहले सब कुछ बताना चाहते थे, पर मैं डर गई थी कहीं आप शादी से इनकार ना कर दो। दरअसल कुछ समय पहले मैंने अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट अपने बेटों को भेजे थे। गलती से वह प्रोडक्ट गलत आ गए थे, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ने लगे। देखते ही देखते मेरे 5 बेटे गंजे हो गए और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने उन्हें ये नकली विग ला कर दी, ताकि आप अपनी 5 बेटियों की शादी मेरे बेटे से करवा दो। ये सुनते ही अर्चना को अपनी गलती पर अफसोस होता है, क्योंकि उसे सच पता नहीं था। उस दिन के बाद से अर्चना अपने दामादों के लिए हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पता लगाती है, जिसके चलते उसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपने दामादों के लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट मिल जाता है। कुछ ही समय में उस ट्रीटमेंट की बदौलत से उसके 5 दामाद के बाल उगने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अब उसे कोई परेशानी नहीं होती और वो अपनी बेटियों को खुशी खुशी अपने दामादों के पास भेज देती है।